दोस्तों, गुनाहों के देवता के पिछले भाग में हमने सुना कि डॉक्टर शुक्ला और चंदर चले जाते हैं कॉन्फ्रेंस के लिए लखनऊ और सुधा से मिलने पम्मी आती है। अब आगे पम्मी चाय के प्याले से उठते हुए धुएं को देखती हुई अपने ही ख्याल में डूबी थी। थोड़ी देर बाद बोली, मेरा अनुमान गलत होता है। मैंने कपूर को देखते ही समझ लिया था कि यही मेरे लिए उपयुक्त मित्र है। मैंने कविता पढ़नी बहुत दिनों से छोड़ दी थी, लेकिन किसी कवयित्री ने, शायद मिसेज ब्राउनिंग ने कहीं लिखा था कि वह मेरी जिंदगी में रोशनी बनकर आया। उसे देखते ही मैं समझ गई कि यह वह आदमी है जिसके हाथ में मेरे दिल के सभी राज सुरक्षित रहेंगे। वह खेल नहीं करेगा और प्यार भी नहीं करेगा। जिंदगी में आकर भी जिंदगी से दूर और सपनों में बंध कर भी सपनों से अलग, यह बात कपूर पर बहुत लागू होता है। माफ करना मिस सुधा, मैं आपसे इसलिए कह रही हूँ कि आप इनकी घनिष्ठ हैं और आप उन्हें बतला देंगी कि मेरा क्या ख्याल है उनके बारे में। अच्छा, अब मैं चलूँ? बैठिए ना, सुधा बोली। नहीं, मेरा भाई अकेला खाने के लिए इंतजार कर रहा होगा, उठते हुए पम्मी ने कहा। आप बहुत अच्छी हैं। इस वक्त आप आई तो मैं थोड़ी सी चिंता भूल गई, वरना मैं 3 दिन से उदास थी। बैठिए, कुछ और चंदर के बारे में बताइए ना। अब नहीं, वह अपने ढंग का अकेला आदमी है, यह मैं कह सकती हूँ। ओह, तुम्हारी आंखें बड़ी सुंदर, देखूं? और छोटे बच्चे की तरह उसके मुंह को हथेलियों से ऊपर उठाकर पम्मी ने कहा, बहुत सुंदर आंखें हैं। माफ करना, मैं कपूर से भी इतनी बेतकल्लुफ से ही मिलती हूँ। सुधा झेप गई, उसने आंखें नीची कर ली। पम्मी ने अपनी साइकिल उठाते हुए कहा, कपूर के साथ आप आइएगा, और आपने कहा था कपूर को कविता पसंद है। जी हाँ, गुड नाइट। जब पम्मी बंगले पर पहुंची तो उसकी साइकिल के कैरियर में अंग्रेजी कविता के 5-6 ग्रंथ बंधे थे। 8 बज चुके थे। सुधा जाकर अपने बिस्तर पर लेटकर पढ़ने लगी। अंग्रेजी कविता पढ़ रही थी। अंग्रेजी लड़कियां कितनी आज़ाद और स्वच्छंद होती होंगी, जब पम्मी जो ईसाई है इतनी आज़ाद है। उसने सोचा, और पम्मी कितनी अच्छी है। उसकी बेतकल्लुफी में भोलापन तो नहीं है, पर सरलता बेहद है। बड़ा साफ दिल है, कुछ छिपाना नहीं जानती, और सुधा ने सिर्फ 5-6 साल बड़ी है, लेकिन सुधा उसके सामने बच्ची लगती है। कितना जानती है पम्मी, और कितनी अच्छी समझ है उसकी। और चंदर की तारीफ करते नहीं थकती। चंदर के लिए उसने सिगरेट छोड़ दी। चंदर उसका दोस्त है। इतनी पढ़ी लिखी लड़की के लिए रोशनी का देवदूत है। सचमुच चंदर पर सुधा को गर्व है, और उसी चंदर से वह लड़ झगड़ लेती है, इतनी मान मनिहार कर लेती है, और चंदर सब बर्दाश्त कर लेता है। वरना चंदर के इतने बड़े बड़े दोस्त हैं और चंदर की इतनी इज्जत है। अगर चंदर चाहे तो सुधा की रत्ती भर परवाह न करे, लेकिन चंदर सुधा की भली बुरी बात बर्दाश्त कर लेता है, और वह कितना परेशान करती रहती है चंदर को। कभी अगर सचमुच चंदर बहुत नाराज हो गया और सचमुच हमेशा के लिए बोलना छोड़ दे, तब क्या होगा? या चंदर यहाँ से कहीं चला जाए, तब क्या होगा? खैर, चंदर जाएगा तो नहीं इलाहाबाद छोड़कर, लेकिन अगर वह खुद कहीं चली गई, तब क्या होगा? वह कहाँ जाएगी? अरे, पापा को मनाना तो बाएं हाथ का खेल है, और ऐसा प्यार वह करेगी नहीं कि शादी करनी पड़े। लेकिन यह सब तो ठीक है, पर चंदर ने चिट्ठी क्यों नहीं भेजी? क्या नाराज होकर गया है? जाते वक्त सुधा ने परेशान तो बहुत किया था। होल डॉल की पेटी का बक्सा खोल दिया था, और उठाते ही चंदर के हाथ से सब कपड़े बिखर गए। चंदर कुछ बोला नहीं, लेकिन जाते समय उसने सुधा को डांटा भी नहीं, और न यही समझाया कि घर का ख्याल रखना, अकेले घूमना मत, महाराजन से लड़ना मत, पढ़ती रहना। इससे सुधा समझ तो गई थी कि वह नाराज, लेकिन कुछ कहा नहीं। लेकिन चंदर को खत तो भेजना चाहिए था, चाहे गुस्से का ही खत क्यों न होता। बिना खत के मन उसका कितना घबरा रहा है। और क्या चंदर को मालूम नहीं होगा? या कैसे हो सकता है? जब इतनी दूर बैठे हुए सुधा को मालूम हो गया कि चंदर नाखुश है, तो क्या चंदर को नहीं मालूम होगा कि सुधा का मन उदास हो गया? जरूर मालूम होगा। सोचते सोचते उसे जाने कब नींद आ गई, और नींद में उसे पापा या चंदर की चिट्ठी मिली या नहीं, यह तो नहीं मालूम। लेकिन इतना जरूर है कि जैसे यह सारी सृष्टि एक बिंदु से बनी और एक बिंदु में समा गई, उसी तरह सुधा की यह भादों की घटाओं जैसी फैली हुई बेचैनी और गीली उदासी एक चंदर के ध्यान से उठी और उसी में समा गई। दूसरे दिन सुबह सुधा आंगन में बैठी हुई आलू छील रही थी और चंदर का इंतजार कर रही थी। उसी दिन रात को पापा आ गए थे, और दूसरे दिन सुबह बुआ जी और बिनती आ गए। सुधी, किसी ने इतने प्यार से पुकारा कि हवाओं में रस भर गया।
अच्छा, आ गए चंदर। सुधा आलू छोड़कर उठ बैठी। क्या लाए हमारे लिए लखनऊ से? बहुत कुछ सुधा। के है सुधा? सहसा कमरे से कोई बोला। चंदर है, सुधा ने कहा। चंदर, बुआ आ गए। और कमरे से बुआ जी बाहर आए। प्रणाम बबुआ जी, चंदर बोला और पैर छूने के लिए झुका। हाँ हाँ, बुआ जी 3 कदम पीछे हट गए। देखो तो, ना हम पूजा की धोती पहने हैं, ई के है सुधा। सुधा ने बुआ की बात को जवाब नहीं दिया। चंदर, चलो अपने कमरे में, यहाँ बुआ पूजा करेंगी। चंदर अलग हटा। बुआ ने हाथ के पंच पात्र से वहां पानी छिड़का और जमीन फूकने लगी। सुधा बिनती को भेज दो। बुआ जी ने धूपदानी से में महाराजी से कोयला लेते हुए कहा। सुधा अपने कमरे में पहुंचकर चंदर को खाट पर बिठाकर नीचे बैठ गई। अरे ऊपर बैठो। नहीं, हम यहीं ठीक हैं, कहकर वह बैठ गई और चंदर की पैंट पर पेंसिल से लकीरें खींचने लगी। अरे यह क्या कर रही हो? चंदर ने पैर उठाते हुए कहा। तो तुम इतने दिन क्यों लगाए? सुधा ने दूसरे पैंचे पर पेंसिल लगाते हुए कहा। अरे बड़ी आफत में फंस गए थे सुधा। लखनऊ से हम लोग गए बरेली, वहाँ एक उत्सव में हम लोग भी गए और एक मिनिस्टर भी पहुंचे। कुछ सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट और मजदूरों ने विरोध प्रदर्शन किया। फिर तो पुलिस वालों और मजदूरों में जमकर लड़ाई। वह तो कहो कि एक बेचारा सोशलिस्ट लड़का था, कैलाश मिश्रा। उसने हम लोगों की जान बचाई, वरना पापा और हम दोनों ही अस्पताल में होते। अच्छा, पापा ने हमें कुछ नहीं बताया, सुधा घबराकर बोली और बड़ी देर तक बरेली उपद्रव और कैलाश मिश्रा की बात करती रही। अरे ये बाहर कौन गा रहा है? चंदर ने सहसा पूछा। बाहर कोई गाता हुआ आ रहा था। आंचल में क्यों बांध लिया मुझ परदेसी का प्यार, आंचल में क्यों बांध लिया मुझ परदेसी का प्यार। और चंदर को देखते ही उस लड़की ने चौंक कर कहा। अरे, क्षण भर स्तब्ध और फिर शर्म से लाल होकर भागी। अरे भागती क्यों है? यही तो है चंदर, सुधा ने कहा। लड़की बाहर रुक गई और गर्दन हिलाकर इशारे में कहा, मैं नहीं आऊंगी, मुझे शर्म लगती है। अरे चली यार, देखो हम अभी पकड़ लाते हैं, बड़ी झटकी है यह, कहकर सुधा उठी और फिर भागी। सुधा पीछे पीछे भागी। थोड़ी देर बाद सुधा अंदर आई तो सुधा के हाथ में उस लड़की की चोटी और बेचारी बुरी तरह अस्त व्यस्त थी। दांत से अपने आंचल का छोर दबाए हुई थी। बाल की 3-4 लटें मुंह पर झुकी रही थी और लाज के मारे सिमटी जा रही थी। और आंखें थी कि मुस्कुराए या रोए, यह तय ही नहीं कर पाए थे। देखो चंदर, देखो, सुधा हाँफ रही थी। यही है बिनती मुटकी कहीं की, इतनी मोटी है कि दम निकल गया हमारा। सुधा बुरी तरह से हाँफ रही थी। चंदर ने देखा, बेचारी की बुरी हालत थी। मोटी तो बहुत नहीं थी, पर हाँ, गांव की तंदुरुस्ती थी। लाल चेहरा, जिसे शर्म ने तो दूना बना दिया था। एक हाथ से अपनी चोटी पकड़े थी, दूसरे से अपने कपड़े ठीक कर रही थी और दांत से आंचल पकड़े। छोड़ दो उसे, यह क्या है सुधा, बड़ी जंगली हो तुम, चंदर ने डांट कर कहा। जंगली मैं हूँ या यह? चोटी छोड़कर सुधा बोली। यह देखो, दांत काट लिया इसने। सचमुच सुधा के कंधे पर दांत के निशान बन गए थे। चंदर इस संभावना पर बेतहाशा हंसने लगा कि इतनी बड़ी लड़की दांत कैसे काट सकती है। क्यों जी, इतनी बड़ी हो गई और दांत काटती हो? उसकी हंसी रुक नहीं रही थी। सचमुच यह तो बड़े मजे की लड़की है, बिनती है इसका नाम। क्यों रे बहुआ, बिनती थी क्या वहाँ, जो बुआ जी ने बिनती नाम रखा है? वह पल्ला ठीक से ओढ़ चुकी थी, बोली नमस्ते। और चंदर और सुधा दोनों हंस पड़े। अब इतनी देर बाद आई चंदर और भी हंसने लगा। बिनती, ए बिनती, बुआ की आवाज आई। बिनती ने सुधा की ओर देखा और चली गई। और कहो सुधी, चंदर बोला, क्या हाल चाल रहा यहाँ? फिर भी एक चिट्ठी भी तो नहीं लिखी तुमने, सुधा बड़ी शिकायत के स्वर में बोली। हमें रोज रुलाई आती थी और तुम्हारी वो आई थी। हमारी वो? चंदर ने चौंक कर पूछा। अरे हाँ, तुम्हारी पम्मी रानी। अच्छा, वो आई थी, क्या बात हुई? कुछ नहीं, तुम्हारी तस्वीर देख देख कर रो रही थी, सुधा ने उंगलियां नचाते हुए कहा। मेरी तस्वीर देखकर? अच्छा, और थी कहाँ मेरी तस्वीर? अब तुम तो बहस करने लगे, हम कोई वकील हैं? तुम कोई नई बात बताओ, सुधा बोली। हम तो तुम्हें बहुत बहुत बात बताएंगे, पूरी कहानी है। इतने में बिनती आई। उसके हाथ में एक तस्तरी थी और एक गिलास। तस्तरी में कुछ मिठाई थी और गिलास में शरबत। उसने लाकर तस्तरी चंदर के सामने रख दी। ना भाई, हम नहीं खाएंगे, चंदर ने इनकार किया। बिनती ने सुधा की ओर देखा। खा लो, लगे नखरा करने, लखनऊ से आ रहे हैं ना, तकल्लुफ न करें तो मालूम कैसे हो, सुधा ने मुंह चिढ़ाते हुए कहा। चंदर मुस्कुराकर खाने लगा। दीदी के कहने पर खाने लगे आप?
बिंती ने अपने हाथ की अंगूठी की ओर देखते हुए कहा। चंदर हंस दिया, कुछ बोला नहीं। बिंती चली गई। बड़ी अच्छी लड़की मालूम पड़ती है यह, चंदर बोला। बहुत प्यारी है और पढ़ने में हमारी तरह नहीं, बहुत तेज है। अच्छा, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? मास्टर साहब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और चंदर, अब हम खूब बात करते हैं उनसे, दुनिया भर की, और वे बस हमेशा सिर नीचे किए रहते हैं। एक दिन पढ़ते वक्त हम गरीब पास में रखकर खाते गए, उन्हें मालूम ही नहीं। उनसे एक दिन कविता सुनवा दो, सुधा बोली। चंदर ने कुछ जवाब नहीं दिया और डॉक्टर साहब के कमरे में जाकर किताबें उलटने लगा। इतने में बुआ जी का तेज स्वर आया। हमें मालूम होता है कि इमू झौसी हमके ऐसी नाच न चाहिए, तो हम पैदा होते गला घोट गई। हरे राम, अकस्मात सिर पर उठाए हैं। कई घंटे से नरियात नरियात गई, गटई फट गई। ये बोलते दाही जैसे सांप सूख गवा हुए। प्रोफेसर शुक्ला के घर में वह नया सांस्कृतिक तत्व था। कितनी शालीनता और शिष्टता से वह रहते थे। कभी इस तरह की भाषा भी उनके घर में सुनने को मिली, इसकी चंदर को जरा भी उम्मीद न थी। चंदर चौंक कर उधर देखने लगा। डॉक्टर शुक्ला समझ गए, कुछ लज्जित से और मुस्कुराकर ग्लानि छिपाते हुए बोले, मेरी विधवा बहन है, कल कल गांव से आई है लड़की को पहुंचाने। उसके बाद कुछ पटकने का स्वर आया, शायद किसी बर्तन के। इतने में सुधा आई, गुस्से से लाल। सुना पापा, तुमने बुआ बिंती को मार डाले। क्या हुआ आखिर? डॉक्टर शुक्ला ने पूछा। कुछ नहीं, बिंती ने पूजा का पंच पात्र उठाकर ठाकुर जी के सिंहासन के पीछे रख दिया था। उन्हें दिखाई नहीं पड़ा तो गुस्सा बिंती पर उतार रही हैं। इतने में फिर उनकी आवाज आई, पैदा करते वक्त बहुत अच्छा लगा रहा। पालक बखत टे बोल गए, मर गए रहो तो आपन संतानों अपने साथ ले जाते। हमारे मूड पर ई हत्या काहे डाल गओ। ऐसी कुलच्छनी है कि पैदा होते ही बाप को खाई गई। सुना पापा तुमने? चलो हम चलते हैं, डॉक्टर शुक्ला ने कहा। सुधा वहीं रह गई। चंदर से बोली, ऐसा बुरा स्वभाव है बुआ का कि बस बिनती ऐसी है कि इतना बर्दाश्त कर लेती है। बुआ ने ठाकुर जी का सिंहासन साफ करते हुए कहा, रोवत काहे हो? कौन तुम्हारे माई बाप को गरियावा है कि यसुआ ढरकाए रही? ये सब चोचला अपने ओ को दिखाए जाए जाके। 2 महीना और है, अबहीं से उधियानी न जाओ। अब अभद्रता सीमा पार कर चुकी थी। बिनती, चलो कमरे के अंदर, हटो सामने से, डॉक्टर शुक्ला ने डांट कर कहा। अब ये चरखा बंद होगा या नहीं? स्टडी रूम में देखा, कुछ शर्म हया है या नहीं तुम में? बिनती सिसकते हुए अंदर गई। स्टडी रूम में देखा कि चंदर है तो उल्टे पांव लौट आई। सुधा के कमरे में और फूट फूट कर रोने लगी। डॉक्टर शुक्ला लौट आए। अब हम ये सब करें कि अपना काम करें? अच्छा, कल से घर में महाभारत बचा रखा है। कब जाएंगी ये सुधा? कल जाएंगी पापा, अब बिनती को कभी मत भेजना इनके पास, सुधा ने गुस्से भरे स्वर में कहा। अच्छा जाओ, हमारा खाना परसो। चंदर, तुम अपना काम यहाँ करो, यहाँ शोर ज्यादा हो तो तुम लाइब्रेरी में चले जाना, आज भर की तकलीफ है। चंदर ने अपनी कुछ किताबें उठाई और उसने चला जाना ही ठीक समझा। सुधा खाना परोसने चली गई। बिनती रो रो कर और तकिए पर सिर पटक कर अपनी कुंठा और दुख उतार रही थी। बुआ घंटी बजा रही थी। दबी जबान जाने क्या क्या बकती जा रही थी। यह घंटी के भक्ति भावना भरे मधुर स्वर में सुनाई नहीं देता था। लेकिन बुआ जी दूसरे दिन नहीं गई। जब 3-4 दिन बाद चंदर गया तो देखा बाहर से सहन में डॉक्टर शुक्ला बैठे हुए और दरवाजा पकड़कर बुआ जी खड़ी बातें कर रही। लेकिन इस वक्त बुआ जी काफी गंभीर थी और किसी विषय पर मंत्रण कर रही थी। चंदर के पास पहुंचने पर फौरन वे चुप हो गए और चंदर की ओर सशंकित नेत्रों से देखने लगे। डॉक्टर शुक्ला बोले, आओ चंदर बैठो। चंदर बगल की कुर्सी खींच कर बैठ गया तो डॉक्टर साहब बुआ जी से बोले, हाँ हाँ बात करो। अरे ये तो घर के आदमी हैं, उनके बारे में सुधा ने नहीं बताया तुम्हें? ये चंदर है, हमारे शिष्य, बहुत अच्छा लड़का है। अच्छा अच्छा भैया बैठो, तू तो एक दिन और आए रहो। बीए में पढ़ा तो सुधा के सगे? नहीं बुआ जी, मैं रिसर्च कर रहा हूँ। वाह, बहुत खुशी भई तो को देख के। हाँ तो शुक्ल, वे अपने भाई से बोले, फिर यही ठीक हुई, बिनती का ब्याह टाल दो और अगर ये लड़का ठीक हुई जाए तो सुधा का ब्याह आषाढ़ भर में निपटाए दो। अब अच्छा नहीं लागत। फूट ऐसी बिटिया सूनी मांग ली, छर्रा रहो करत है एहर ओहर। बुआ बोली, हाँ ये तो ठीक है। डॉक्टर शुक्ला बोले, मैं खुद सुधा का ब्याह अब टालना नहीं चाहता। बीए तक की शिक्षा काफी है, वरना फिर हमारी जाति में तो लड़के नहीं मिलते। लेकिन ये जो लड़का तुम बता रही हो,
तो घर वाले कुछ ऐतराज़ तो नहीं करेंगे? और फिर लड़का तो हमें अच्छा लगा, लेकिन घर वाले पता नहीं कैसे हों। अरे तो घर वालों से क्या करेंगे है तो को, लड़का तो अलग है, अपने आप पढ़ रहा है, लड़की अलग रही है। न सास का डर न ननद की धौंस, हम पत्री मंगवाए देते हैं, मिलवाए लो। डॉक्टर शुक्ला ने स्वीकृति में सिर हिला दिया। तो फिर बिनती के बारे में क्या कहता? अगहन तक टाल दिया जाए ना? बुआ जी ने पूछा। हाँ हाँ, डॉक्टर शुक्ला ने विचार के बारे में डूबे हुए कहा। तो फिर तुम इन जूता पिट्यूट बड़ा नुक से कह दो आय के कल से हमारी छाती पर मूंग डालत है। बुआ जी ने चंदर की ओर किसी को निर्देशित करते हुए कहा और चली गई। चंदर चुपचाप बैठा था, जाने क्या सोच रहा था। शायद कुछ भी नहीं सोच रहा था, मगर फिर भी अपनी विचार शून्यता में ही खोया हुआ सा था। जब डॉक्टर शुक्ला उसकी ओर मुड़े और कहा चंदर, तो वह एकदम से चौंक गया और जाने किस दुनिया से लौट आया। डॉक्टर साहब ने कहा, अरे तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? नहीं तो, एक फीकी हंसी हंसकर चंदर ने कहा। तुम मेहनत बहुत कर रहे होगे। कितने अध्याय लिखे अपने थीसिस के? अब मार्च खत्म हो रहा है और पूरा अप्रैल तुम्हें थीसिस टाइप कराने में लगेगा और मई में हर हालत में जमा हो जानी चाहिए। जी हाँ, बड़े थके स्वर में चंदर ने कहा। 10 अध्याय हो ही गए, 3 अध्याय और होने हैं और अनुक्रमण रीका बनानी है। अप्रैल के पहले सप्ताह तक खत्म हो ही जाएगी। अब सिवा थीसिस की और करना ही क्या है? एक बहुत गहरी सांस लेते हुए चंदर ने कहा और माथा थाम कर बैठ गया। कुछ तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी, चाय बनवा लो। लेकिन सुधा तो है नहीं। न महाराजिन, डॉक्टर साहब बोले। अरे, सुधा के नाम पर चंदर चौंक गया। हाँ, वह सुधा के ही बारे में सोच रहा था जब बुआ जी बात कर रही थी। क्या सोच रहा था? देखो, उसने याद करने की कोशिश की पर कुछ याद ही नहीं आ रहा था। पता नहीं क्या सोच रहा था, पता नहीं था। कुछ सुधा के ब्याह की बात हो रही थी शायद। क्या बात हो रही थी? कहाँ गई है सुधा? चंदर ने पूछा। आज शायद साबिर साहब के यहाँ गई है। उनकी लड़की उनके साथ पढ़ती है ना, वहीं गई है बिनती के साथ। अब इम्तिहान को कितने दिन रह गए हैं? अभी महीना बंद नहीं हुआ उनका। नहीं, दिन भर पढ़ने के बाद उठी है। उसके भी सिर में दर्द था, चली गई। घूम फिर लेने दो बेचारी को, अब तो जा ही रही है। डॉक्टर शुक्ला बोले, एक हंसी के साथ जिसमें आंसू छलक पड़ते थे। कहाँ तय हो रही है सुधा की शादी? बरेली में, अब उसकी बुआ ने बताया है। जन्म पत्री दी है, मिलवा लो। फिर तुम जरा सब बातें देख लेना। तुम तो थीसिस में व्यस्त रहोगे, मैं जाकर लड़का देख आऊंगी। फिर मई के बाद जुलाई तक सुधा का ब्याह कर देंगे। तुम्हें डॉक्टरेट मिल जाए और यूनिवर्सिटी में जगह मिल जाए, बस हम तो लड़का लड़की दोनों से फारिग। डॉक्टर शुक्ला बहुत अजब स्वरों में बोले। चंदर चुपचाप सुनता रहा। बिनती को देखा तुमने? थोड़ी देर बाद डॉक्टर शुक्ला ने पूछा। हाँ, वही ना जिसको डांट रही थी उस दिन? हाँ वही। उसके ससुर आए हुए। उनसे कहना है कि अब शादी अगहन पूछ के लिए टाल दें, पहले सुधा की हो जाए, वह बड़ी है और हम चाहते हैं कि बिनती का तब तक विदुषी का दूसरा खंड भी दिला दें। आओ उनसे बात कर लें अभी। डॉक्टर शुक्ला उठे, चंदर भी उठा और उसने अंदर जाकर बिनती के ससुर के दिव्य दर्शन प्राप्त किए। वे एक पलंग पर बैठे थे, लेकिन वह अभागा पलंग उनके उदर के ही लिए नाकाफी था। वे चित्त पड़े थे और सांस लेते थे तो पुराणों की उस कथा का प्रदर्शन हो जाता था कि धीरे धीरे पृथ्वी का एक गोला वाराह के मुंह पर कैसे ऊपर उठा होगा। सिर पर छोटे छोटे बाल और कमर में एक अंगूछे के अलावा सारा शरीर दिगंबर। सुबह शायद गंगा नहा कर आए थे, क्योंकि पेट तक में चंदन रोली लगी हुई थी। डॉक्टर शुक्ला जाकर बगल में कुर्सी पर बैठ गए। कहिए दुबे जी, कुछ जलपान किया आपने? पलंग चरमराया। उस विशाल मांस पिंड में एक भूडोल आया और दुबे जी जलपान की याद करके गदगद होकर हंसने लगे। एक थलथलाहट हुई और कमरे की दीवारें गिरते गिरते बची। दुबे जी ने उठकर बैठने की कोशिश की, लेकिन असफल होकर लेटे ही लेटे कहा, हो, सब आपकी कृपा है। खूब छक्के मिष्ठान पाया। अब जरा शरबत उरबत कुछ मिले तो कुछ पेट में जलन है, सुशांत हो। उन्होंने पेट पर अपना हाथ फेरते हुए कहा, अच्छा, अरे भाई जरा शरबत बना देना। डॉक्टर शुक्ला ने दरवाजे की ओट में खड़ी हुई बुआ जी से कहा। बुआ जी की आवाज सुनाई पड़ी। बाप रे, 2.5 मन की लहास, कम से कम मशक भर के शरबत तो ले चलेंगे। चंदर को हंसी आ गई। डॉक्टर शुक्ला मुस्कुराने लगे, लेकिन दुबे जी के दिव्य मुखमंडल पर कहीं क्षोभ या उल्लास की रेखा तक न आई।
चंदर मन ही मन सोचने लगा, प्राचीन काल के ब्रह्मानंद सिद्ध महात्मा ऐसे ही होते होंगे। बुआ एक गिलास में शरबत ले आई। दुबे जी कांख कांख कर उठे और एक सांस में शरबत गले से नीचे उतार कर गिलास नीचे रख दिया। दुबे जी, एक प्रार्थना है आपसे, डॉक्टर शुक्ला ने हाथ जोड़कर बड़े विनती स्वर में कहा। नहीं नहीं, बात काटकर दुबे जी बोले, बस अब हम कुछ न खावे, आप बहुत सत्कार किए, हम ऐसे ही छक गए हैं। आपको देख के तो हमें बड़ी प्रसन्नता है भाई, आप सचमुच दिव्य पुरुष हैं। और फिर आप तो लड़की के मामा हो, और ब्याह शादी में जो है सो मामा का पक्ष देखा जाता है। ये तो भगवान ऐसा जोड़ा मिलाए है कि वर पक्ष और कन्या पक्ष दोनों के मामा बड़े ज्ञानी हैं। आप हैं तो कॉलेज में प्रोफेसर, और ओहर हमार सार लड़का केर मामा जॉन है तो डॉक्टर के मुंशी हैं। आपकी कृपा है, दुबे जी ने गर्व से कहा। चंदर मुस्कुराने लगा। अरे सो तो आपकी नम्रता है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि गर्मियों में अगर ब्याह न रखकर जाड़े में रखा जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। तब तक आप सत्कार की हम कुछ तैयारी भी कर लेंगे, डॉक्टर शुक्ला बोले। दुबे जी इसके लिए तैयार नहीं थे। वे बड़े अचरज में भरकर उनकी ओर देखने लगे, लेकिन बहुत कहने सुनने के बाद अंत में वे इस शर्त पर राजी हुए कि अगहन तक हर तीज त्योहार पर लड़के के लिए कुर्ता धोती का कपड़ा और 11-12 रुपए नजराना जाएगा, और अगहन में अगर ब्याह हो रहा है तो सास ननद और जेठानी के लिए गर्म साड़ी जाएगी। और जब जब दुबे जी गंगा नहाए प्रयागराज आएंगे तो उनका रोचना एक थल कपड़े और एक स्वर्ण मंडित जौ से होगा। जब डॉक्टर शुक्ला ने यह स्वीकार कर लिया तो दुबे जी ने उठकर अपना झालम झोला कुर्ता गले में अटकाया और अपनी गठरी हाथ में उठाकर बोले, अच्छा तो अब आज्ञा दो, हम चली अब, और ये रुपया लड़की को दे दियो, अब बात पक्की। और न टेंट से उन्होंने एक मुड़ाया तेल लगा हुआ 5 रुपए का नोट निकाला और डॉक्टर साहब को दे दिया। चंदर, एक तांगा कर दो दुबे जी को। अच्छा आओ हम भी चले। जब ये लोग लौटे तो बुआ जी एक थैली से कुछ धर निकाल रही थी। डॉक्टर शुक्ला ने नोट बुआ जी को देते हुए कहा, लो ये दे गए तुम्हारे समधी जी लड़की को। दोस्तों, आगे की कहानी सुनने के लिए बने रहिए हमारे चैनल सीक्रेट स्टोरी के साथ और हमें कमेंट करके बताइए जो कहानी आप सुनना चाहते हैं।